हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है, इसकी डिफिनीसन, इसके इम्पॉर्टेंस और इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। और क्रेडिट क्या है, क्रेडिट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है? तो एग्रीकल्चर फाइनेंस का जो हिंदी होती है वो होती है कृषि वित्त। कृषि वित्त का मतलब होता है कि कृषि में जो हम लोग वित्त का मतलब होता है धन या पूंजी। तो कृषि में हम लोग जो धन या पूंजी का प्रयोग करते हैं उसे ही कृषि वित्त कहा जाता है। आप लोग इसे इस प्रकार से समझिए कि सफलतापूर्वक फसल उगाने तथा पशुपालन करने के लिए जितना व्यय किया जाता है, यानी उसमें जो पूंजी या फिर खर्च किया जाता है, उसे ही कृषि वित्त कहते हैं। सफलतापूर्वक फसल उगाने तथा पशुपालन के लिए जितना व्यय किया जाता है, जितने पूंजी को व्यय किया जाता है, लगाया जाता है, उसे ही कृषि वित्त कहते हैं। अब इसकी एक डिफिनीशन समझ लीजिए। डॉक्टर मुरे के अनुसार, ये जो मुरे हैं इनके अनुसार इन्होंने कृषि वित्त की डिफिनीशन दी है कि कृषि वित्त किसान द्वारा लिए गए उधार कोष, फॉर्म, ऋणदाता संस्थाओं के संगठन तथा क्रियाओं और समाज का कृषि शाख में रुचि का आर्थिक अध्ययन है। अगला है कि कृषि वित्त के क्षेत्र, यानी कृषि वित्त के क्षेत्र क्या हैं, स्कोप क्या है। इसका जो पहला क्षेत्र है वो है कृषि वित्त किसानों को उपलब्ध होनी चाहिए। तो कृषि वित्त जो है ये किसानों को उपलब्ध होना चाहिए, और ये उपलब्ध होती है तो ये जो है इसका क्षेत्र हो जाएगा। इसका जो दूसरा क्षेत्र है वो है दोनों लघु एवं बृहद स्तर पर। जो कृषि वित्त होता है ये लघु स्तर पर भी होता है और बृहद स्तर पर। लघु स्तर पर मतलब कि जो छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो छोटे किसान होते हैं, छोटे फार्म होते हैं, उनके लिए भी कृषि वित्त होता है, उसमें भी कृषि वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और जो बृहद स्तर पर जो बड़े उद्योग होते हैं या बड़े फार्म होते हैं, उनको भी वित्त यानी धन की आवश्यकता होती है। और अगला है हमारा आर्थिक विकास, यानी जब हम लोग वित्त का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो इस प्रकार से जो है प्रोडक्शन बढ़ता है और हमारा आर्थिक विकास भी होता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा कृषि वित्त का महत्व। कृषि वित्त जो है ये आर्थिक विकास में सहायक होता है। कृषि वित्त दोनों लघु एवं बृहद स्तर पर कृषि, सामाजिक, आर्थिक विकास में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंस है वो है उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है, यानी जब हम अधिक वित्त का प्रयोग करते हैं, तो मशीनों का प्रयोग करते हैं, संसाधनों का अच्छा प्रयोग करते हैं, तो हमारा उत्पादन जो है बढ़ जाता है। तो इसका जो है महत्व है उत्पादन को बढ़ाने में। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ये उत्पादकता भी बढ़ाता है। उत्पादकता बढ़ती है तो हमारा उत्पादन भी बढ़ जाता है। अगला है तकनीकी को बढ़ावा देता है। तकनीक को बढ़ावा किस प्रकार से देता है? जब हमारे पास कृषि वित्त होगा तो हम नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, नई नई मशीनों का प्रयोग करेंगे, नए नए अच्छे बीज, अच्छी खाद का प्रयोग करेंगे, तो ये जो है तकनीक को भी बढ़ावा देता है। तो ये सभी जो है कृषि वित्त के महत्व हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट मीन्स होता है साख को हम लोग ऋण भी कहते हैं, साख या फिर ऋण। क्रेडिट मीन्स होता है साख या ऋण। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट जो है वह धन है जो दूसरों से प्राप्त किया जाता है। जो धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है, जो धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है उसे हम ऋण कहते हैं, ऋण या फिर साख कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। तो जो धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है उसे हम ऋण कहते हैं। अब ये जो क्रेडिट है ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो कि क्रेडो से लिया गया है, CREDO, क्रेडो। लैटिन भाषा का शब्द है, क्रेडो से लिया गया है। और इस क्रेडो का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो होता है विश्वास।
तो साख क्या है? जो धन दूसरों से लिया जाता है उसे हम ऋण कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और क्रेडो का मतलब होता है विश्वास। अब इसकी एक डिफिनेशन आप लोग और देख लीजिए कि कृषि साख फार्म क्षेत्र के बाहर उपलब्ध, कृषि साख फार्म क्षेत्र के बाहर उपलब्ध साधनों से प्राप्त होने वाला वह निवेशित, यानी जिसका हम निवेश करते हैं, निवेशित, यहाँ पर वह होगा निवेशित कोष है जो उत्पादन में लगाया जाता है। कृषि साख क्या है? कृषि साख जो है फार्म क्षेत्र से बाहर उपलब्ध साधनों से प्राप्त होने वाला वह, जिसे हम बाहर से जो है प्राप्त करते हैं, ऐसी पूंजी है। वह निवेशित कोष है, पूंजी है जो उत्पादन में लगाया जाता है, यानी जिसका प्रयोग हम उत्पादन के लिए करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट यानी साख या ऋण क्या है। तो जो धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है उसे हम ऋण कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में है और लैटिन वर्ड का ये एक शब्द है जो कि जिसकी उत्पत्ति जो है क्रेडो से हुई है, लैटिन भाषा की, और इसका अर्थ होता है विश्वास। अब कृषि साख या फार्म क्षेत्र के बाहर उपलब्ध साधनों से प्राप्त होने वाला वह निवेशित कोष है जो उत्पादन में लगाया जाता है, जिसका प्रयोग हम उत्पादन में करते हैं, यानी यह बाहर से प्राप्त होता है और वह पूंजी है जिसे हम उत्पादन में लगाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें साख की आवश्यकता क्यों होती है। साख की आवश्यकता, हमें साख की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? हमें साख की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए हमें एग्रीकल्चर में जो है बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए और मशीनों को खरीदने के लिए, लेबर आदि के लिए। अब साख की आवश्यकता जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी हमें कम समय के लिए साख की आवश्यकता होती है, अल्पकालीन साख की आवश्यकता। अल्पकालीन साख की आवश्यकता किन चीज़ों के लिए होती है? जैसे हमें बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, इन सब काम के लिए जो है हमें अल्पकालीन यानी कम समय के लिए साख की आवश्यकता होती है। और दूसरा होता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन साख की आवश्यकता। तो दीर्घकालीन साख की आवश्यकता हमें किस लिए होती है? मशीनों खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को, भूमि को खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें लंबे समय के लिए जो है ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है इसका एक सूत्र होता है CN बराबर ER माइनस EU माइनस SI। CN बराबर यानी कि साख की आवश्यकता बराबर क्रेडिट नीड इज इक्वल टू ER माइनस EU माइनस SI। ER का मतलब होता है इनपुट रिकमेंडेशन, यानी इनपुट रिकमेंडेड, यानी हमें जो इनपुट यानी यंत्र या फिर इनपुट की आवश्यकता होती है। और EU का मतलब होता है इनपुट यूज्ड, यानी जो इनपुट हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त साधन, इनपुट मीन्स होता है साधन। और SI का मतलब होता है इन्वेस्टेबल सेविंग, यानी वह बचत जो है जिसे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या है? इनपुट रिकमेंडेड, ये क्या है? इनपुट यूज्ड, ये क्या है? इन्वेस्टेबल सेविंग। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है विनियोग योग्य बचत। तो ये जो है क्रेडिट नीड का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। किसके लिए? अल्पकालीन साख के लिए। अब जो दीर्घकालीन साख होता है उसके लिए होता है क्रेडिट नीड। क्रेडिट नीड इज इक्वल टू प्रतिवर्ष पूंजी की फैलाव की दर माइनस SI, जो हमारी इन्वेस्टेबल सेविंग है यानी विनियोग योग्य बचत। क्या बोलेंगे? विनियोग योग्य बचत।
यानी प्रतिवर्ष जो पूंजी की फैलाव है इससे हम लोग विनियोग योग्य बचत को घटा देंगे तो दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता जो है वो निकल आएगा, क्रेडिट नीड निकल आएगा। और एक होता है टोटल क्रेडिट नीड, यानी जो हमें टोटल क्रेडिट नीड होता है संपूर्ण साख की आवश्यकता, उसे हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? उसे हम लोग अल्पकालीन साख की आवश्यकता, यानी जो पहला है इसे हम लोग ए मान लेते हैं, अल्पकालीन साख की आवश्यकता और दीर्घकालीन साख की आवश्यकता, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल क्रेडिट नीड जो है वो निकल आएगी। ये हो जाएगा टोटल क्रेडिट नीड का सूत्र। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्रेडिट, साख के प्रकार, यानी साख कितने प्रकार का होता है। तो साख का प्रकार जो है, साख को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है, जैसे कि कार्य के आधार पर। पहला है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर साख को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक साख। उत्पादक साख क्या है? जिसका प्रयोग हम लोग जो है उत्पादन के लिए करते हैं। दूसरा है अनुत्पादक साख। अनुत्पादक साख क्या है? जिसका प्रयोग हम लोग जो है उत्पादन में नहीं करते हैं। दूसरा है समय के आधार पर। समय के आधार पर साख को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अल्पकालीन साख। अल्पकालीन साख को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये अल्पकालीन की जो सीमा होती है, समय सीमा होती है, वो होती है 5 माह से 15 माह तक, यानी ये जो है 5 माह से 15 माह के लिए दिया जाता है अल्पकालीन साख। दूसरा होता है मध्यमकालीन साख। मध्यमकालीन साख जो होता है ये 15 माह से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसकी जो समय सीमा होती है, समयावधि होती है, ये 15 माह से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तीसरा होता है दीर्घकालीन, यानी ये जो है लंबे समय के लिए दिया जाता है। दीर्घकालीन साख जो है, इसकी अवधि होती है 5 वर्ष से 15 वर्ष। तो अल्पकालीन साख, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये जो है शॉर्ट टर्म जो होता है अल्पकालीन, इसकी अवधि होती है वो 5 माह से 15 माह होती है। और ये किस लिए दिया जाता है? जैसे कि बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सिंचाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। मध्यमकालीन साख जो होता है वो हमें मशीनों को खरीदने के लिए दिया जाता है, ट्यूबवेल आदि लगवाने के लिए दिया जाता है। इसकी अवधि 15 माह से 5 वर्ष होती है। दीर्घकालीन साख हमें भूमि खरीदने के लिए दिया जाता है, बड़ी मशीनें खरीदने के लिए दिया जाता है। इसकी अवधि होती है वो 5 वर्ष से 15 वर्ष होती है। इसी प्रकार से साख को और विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि ऋणदाता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है संस्थागत साख। दूसरा है गैर संस्थागत साख। तो संस्थागत साख क्या है? संस्थागत साख वह है जो कि हमें बैंकों से प्राप्त होता है। किससे? बैंक से, सरकार से, या फिर सहकारी समितियों से प्राप्त होता है। और गैर संस्थागत साख क्या है? यह साख वह है जो कि हमें महाजन होते हैं, अड़तिया होते हैं, बड़े बड़े अड़तिया, रिश्तेदार या दोस्तों से प्राप्त होता है। ऋण के आधार पर संस्थागत साख क्या है? बैंक, सरकार और सहकारी समितियों, इनसे सबसे जो प्राप्त होता है। गैर संस्थागत साख वह है जो हमें अड़तिया, महाजन, रिश्तेदार, इनसे सबसे प्राप्त होता है, वो गैर संस्थागत साख है। तो इस प्रकार से जो है साख को कई ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कई आधार पर बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे।